अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है, तो कई शायद इसका जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। जवाब है फुटबॉल। जी हाँ, वो फुटबॉल जिसे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश में भी करीब करीब कोई नहीं पूछता। और कई लोग शायद इसलिए चौंक सकते हैं क्योंकि जिस गेम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा उत्तराखंड में मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता। खैर, इस गेम को लेकर एक फिल्म के बहाने चर्चा हो रही है। अजय देवगन की मैदान फिल्म फुटबॉल प्रेमियों के लिए उस दौर को जिंदा करती है जिसे भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम काल कहा जाता था। मैदान मूवी का प्लॉट इस दौर को स्वर्णिम बनाने में अहम योगदान देने वाले कोच अब्दुल रहीम पर आधारित है। मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह अब्दुल रहीम एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे जिसमें सभी खिलाड़ी ऑलराउंडर हो, यानी कि कोई भी खिलाड़ी कोई भी पोजीशन खेलने में सक्षम हो। और रहीम ऐसी टीम बनाने में कामयाबी हो जाते हैं और फिर फुटबॉल के मैदान में एक ऐसा तूफान आता है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीमें बिखर के रह जाती है। इस तूफान को लाने में कोच रहीम का साथ दिया था गोल मशीन पीके बनर्जी, भारतीय फुटबॉल के पोस्टर बॉय चुन्नी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने। और इन दिग्गज खिलाड़ियों में उत्तराखंड से भी एक खिलाड़ी शामिल था, वो खिलाड़ी जिसे भारतीय फुटबॉल का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। उत्तराखंड के देहरादून का ये खिलाड़ी न सिर्फ फुटबॉल के फील्ड पर ऑलराउंडर की तरह खेलता है, बल्कि ये फुटबॉल के अलावा क्रिकेट में भी महारत हासिल रखता है। वैसे तो उत्तराखंड फुटबॉल और यहाँ के दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर कम ही बात होती है, लेकिन इस एपिसोड में हम मैदान मूवी के बहाने इस दिग्गज फुटबॉल प्लेयर के बारे में बात करना चाहते हैं। मैदान मूवी के बहाने बात करेंगे उत्तराखंड के दिग्गज खिलाड़ी राम बहादुर छेत्री और उनके भारतीय फुटबॉल में योगदान की। आज भले ही भारत में क्रिकेट और दूसरे गेम के मुकाबले फुटबॉल को उतना तवज्जो नहीं मिलता है, लेकिन इस गेम ने भारत में गोल्डन एरा देखा है। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम दौर था साल 1948 से 1970 के बीच। हालांकि इस दौर में भी फुटबॉल को लेकर भारतीय व्यवस्था का लचर रवैया भी कुछ आज की ही तरह था। खैर, इस दौर में भारत ने 1950 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य रहा कि क्वालिफाई करने के बाद भी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं भेजा गया। इसके बाद 1951 में भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में कोई मेडल हासिल किया, और वो भी गोल्ड। हालांकि इसके बाद मेडल के लिए भारत को पूरे एक दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा। भले ही दौर बुरा गुजरा, लेकिन 1960 में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और दुनिया को अपना मुरीद बना दिया। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत ने फ्रांस जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ 1-1 से मैच ड्रॉ किया था, और इस मैच से स्टार बन के उभरे थे राम बहादुर छेत्री, पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम समेत अन्य कई दिग्गज। इन्होंने अपना जबरदस्त खेल दिखाकर फ्रांस की टीम के छक्के छोड़ा दिए थे। इन्होंने विरोधियों को साफ मैसेज दे दिया था कि वो भारतीय टीम को कमज़ोर समझने की भूल न करें। और फिर आया साल 1962 का वो साल जब भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में एक से एक दिग्गज टीमों को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। 1962 की इसी एशियन गेम्स के इर्द गिर्द मैदान मूवी की पूरी कहानी घूमती है। मैदान मूवी में राम बहादुर छेत्री के किरदार और उनके बारे में ज़्यादा बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 1962 के बाद 1970 में भी भारत ने एशियन गेम्स में मजबूत दावेदारी पेश की और ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। लेकिन 1970 के बाद से अब तक भारतीय फुटबॉल मेडल का इंतज़ार कर रहा है, और ये इंतज़ार कब खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून से आने वाले दिग्गज खिलाड़ी राम बहादुर छेत्री की। हम यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मैदान फिल्म का क्लाइमैक्स देखेंगे तो इसमें आपको राम बहादुर छेत्री की मैच जिताने में एक अहम भूमिका दिखाई देगी। वो भूमिका क्या है वो तो आप मैदान फिल्म में ही देखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि छेत्री की वजह से ही भारत को जीत हासिल होती है। खैर, राम बहादुर छेत्री पर वापस लौटते हैं। राम बहादुर छेत्री का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 15 फरवरी 1937 को हुआ। राम बहादुर छेत्री के पिताजी एफआरआई में पियून की नौकरी करते थे। नेपाल मूल के छेत्री के पूर्वज काफी साल पहले देहरादून में बस गए थे। बचपन से ही राम बहादुर छेत्री का खेल के प्रति रुझान था। वो कभी हॉकी तो कभी फुटबॉल खेला करते थे, और धीरे धीरे इसमें क्रिकेट भी शामिल हो गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने एक लेख में बताते हैं कि राम बहादुर छेत्री का फुटबॉल करियर भले ही बहुत अच्छा रहा, लेकिन निजी तौर पर उन्हें क्रिकेट ज़्यादा पसंद था। उस दौर में राम बहादुर छेत्री ने एक अहम योगदान भारतीय फुटबॉल को दिया, और यही वजह है कि भारतीय फुटबॉल में उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कह के बुलाया जाता था। छेत्री के क्लीन डिफेंस के लोग दीवाने थे।
इन्हीं की असिस्ट की वजह से 1960 में पीके बनर्जी ने फ्रांस के खिलाफ वो ऐतिहासिक गोल दागा था जिससे मैच ड्रॉ रहा था। राम बहादुर छेत्री का फुटबॉल करियर 1954 से शुरू हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर ज्योति नाम के लोकल फुटबॉल क्लब से शुरू की थी और साल 1957 में छेत्री ने तत्कालीन समय के सबसे फेमस क्लब ईस्ट बंगाल को ज्वाइन किया। हालांकि ईस्ट बंगाल के साथ उनका पहला सीजन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ खेले मैच में राम बहादुर छेत्री ने हर किसी के मन में गहरी छाप छोड़ दी। मैच के दौरान मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के एक खिलाड़ी सलीम ने उन्हें धक्का दे दिया। इससे छेत्री के सिर पर चोट आ गई। हालांकि मैदान छोड़ने की वजह राम बहादुर छेत्री ने पूरा खेल खेला। उन्होंने एक के बाद एक कई गोल का बचाव भी किया। छेत्री और टीम के दूसरे खिलाड़ियों की बदौलत मैच के अंत में ईस्ट बंगाल का स्कोर 3 और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का स्कोर 0 था। मैच खत्म होते होते छेत्री के सर से खून भी बहने लगा था, लेकिन वे मैच के आखिरी विसल तक खेलते रहे। मिडफील्डर के रोल पे उन्होंने खुद को कई बार साबित किया। राम बहादुर छेत्री को इस सदी का सबसे बेहतरीन भारतीय मिडफील्डर माना जाता है। कवरिंग हो या ब्लॉकिंग, उनका खेल हमेशा से साफ रहा। मोहन बगान के साथ एक मैच में उस दौर के सबसे खतरनाक और धारदार माने जाने वाले खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी के साथ उनका मुकाबला हुआ। उन्होंने चुन्नी गोस्वामी को ऐसा ब्लॉक किया जिसने मैच के दौरान चुन्नी गोस्वामी एक भी गोल नहीं दाग पाए। उनके क्लीन गेम का नतीजा ये था कि जल्दी उन्हें भारतीय टीम से खेलने का मौका मिल गया और 1960 के ओलंपिक के लिए मिडफील्डर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। 1960 के रोम ओलंपिक में भले ही भारत जीत ना पाया हो, लेकिन राम बहादुर छेत्री के खेल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसके बाद 1962 के एशियन गेम्स पर तो मैदान बन ही चुकी है। मैदान फिल्म में आपको छेत्री की ये काबिलियत दिख जाएगी। 1962 के बाद छेत्री ने करीब 15 टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी भी की। 11 साल के लंबे करियर के बाद साल 1967 में उन्होंने भारतीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। राम बहादुर छेत्री ने इस बंगाल क्लब से आजीवन खेलने का वादा किया था, जिन्हें उन्होंने निभाया भी। कम ही लोग जानते हैं कि वो इस बंगाल की हॉकी और क्रिकेट दोनों टीमों से खेल चुके हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा तो उन्हें एक महान ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में ही परिभाषित करते हैं। फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने काफ़ी लंबे वक्त तक देहरादून में फुटबॉल के प्रेम को जगा कर रखा और आखिर तक इसकी कोशिश में जुटे रहे और जीवन भर फुटबॉल को देकर साल 2000 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह भारतीय फुटबॉल का एक और चमकता सूरज अस्त हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय फुटबॉल दोबारा जीवित होने की पूरी कोशिश में है। भारतीय फुटबॉल टीम अपनी काबिलियत से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के मंच पर अपना नाम बनाने में धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल हो रही है। अब थोड़ा सरकार को प्रोत्साहन और थोड़ी खिलाड़ियों की लगन के साथ भारतीय फुटबॉल एक बार फिर जी उठेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। खैर, हमने इस रिपोर्ट में जिक्र किया था कि कैसे देहरादून एक वक्त पर भारतीय फुटबॉल का हब माना जाता था, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ कि फुटबॉल हब में अब फुटबॉल ना के बराबर दिखता है। क्या हुआ कि जहां पर कभी लोग पेड़ों पर चढ़कर और घरों की छत पर बैठकर मैच देखा करते थे, आज वहां फुटबॉल का कोई नाम लेता भी नहीं दिखता। इन सभी सवालों को खोजती हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर देखें, जहां पर हम बता रहे हैं कैसे उत्तराखंड का देहरादून एक वक्त पर फुटबॉल हब था, लेकिन अब यहाँ से ये गेम गायब सा हो गया है। ज़रूर देखें और साथ ही ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। कोई सवाल या कोई जानकारी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव और आलोचनाओं दोनों का स्वागत है। और आखिर में हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।